आप जब आपको ये इनवाइट मिला होगा तो पहला थॉट दिमाग में आया होगा ये कैसा टॉपिक है, कल, आज और कल। बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज हिंदी बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। गुजरे हुए वक्त को भी कल बोला जाता है, आने वाले वक्त को भी कल बोला जाता है। वी आर वेरी एक्साइटेड एंड जनरली एंशियस कि आने वाला कल कैसा लगेगा। बट एक्चुअली टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर विच इज आने वाला कल, गुजरा हुआ कल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दुनिया गोल घूमती है, गुजरा हुआ कल हमें बहुत कुछ बताएगा कि आने वाला कल किस तरीके से लग सकता है इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द पास्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड आज क्या हो रहा है, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यूचर में पॉसिबली क्या क्या हो सकता है, विच इज द रोड अहेड। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक थॉट। इंसान बहुत अमेजिंग तरक्की कर रहा है। हम मार्स पे पहुंच गए हैं। हमने वैक्सीन प्रैक्टिकली 1 साल में ढूंढ लिया। 5G आने वाला है, उसकी ऑलरेडी ऑक्शंस चल रही हैं। और 5G 4G से कहते हैं 10-15 गुना ज्यादा फास्टर होने वाला है। आर्टिफिशियल की दुनिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और ये ऑलरेडी बढ़ने वाली है। सो साइंस में इंसान बहुत तरक्की कर रहा है और करता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली पर्सनल फाइनेंस जो है ना, इसमें इंसान ज्यादा तरक्की नहीं कर रहा। जो गलतियां हम 1000 साल पहले कर रहे थे या 100 साल पहले कर रहे थे या 10 साल पहले कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वही गलतियां आज भी कर रहे हैं। और मैं समझाने की कोशिश करूंगा थ्रू अ टॉपिक कल, आज और कल, सो दैट यू बिकम बेटर इन्वेस्टर्स। बिकॉज जितनी भी गलतियां इन्वेस्टमेंट्स को लेके होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। ऑल द मिस्टेक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस हैव ऑलरेडी बीन डन। सो बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। फर्स्ट, either you learn from those mistakes or you keep on repeating the same mistakes। मेरी कोशिश ये रहेगी अगले आधे घंटे में to explain you the big mistakes what people have done in the past so that आप वो गलतियां दोबारा ना दोहराओ। स्टार्ट एक बेसिक थॉट के साथ करता हूं। आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने स्टॉक्स लेने शुरू किए होंगे, और जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हो दिल में एक तमन्ना तो आती ही आती है। देयर इज ऑलवेज अ डिजायर कि काश मेरा ये स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ जाए, 10 गुना बढ़ जाए, 20 गुना बढ़ जाए, 50 गुना बढ़ जाए या 100 गुना बढ़ जाए। द आइडिया इज जब हम सपने देखते हैं और व्हेन वी ड्रीम, वी डोंट थिंक इन प्रोबेबिलिटी। देयर इज अ फंड, अ वेरी इंटरेस्टिंग फंड विच इज कॉल्ड एज HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इसका आज का NAV 1061 है। इस फंड को ऑलमोस्ट 27 साल हो गए हैं। इस फंड ने ऑब्वियसली जब 27 साल पहले शुरू हुआ होगा तो इसका NAV 10 पे होगा। आज इसका NAV 1000 क्रॉस कर चुका है। ये फंड ने इन 28 सालों में आपका पैसा 100 टाइम्स बढ़ा के दिया है। बट ये सुनने में बहुत अच्छा लगा, अरे ये फंड ने 100 टाइम्स पैसा बढ़ा के दिया। क्या सही में 100 इन्वेस्टर्स भी हैं जिन्होंने ये इतने अमेजिंग अच्छे रिटर्न्स एंजॉय किए? एंड द आंसर इज, हमें इतनी खुशी नहीं हो रही ये बात बताने के लिए कि इतने ज्यादा इन्वेस्टर्स नहीं हैं जिन्होंने इतने अमेजिंग रिटर्न्स बनाए। और क्यों नहीं बना पाए, वो कारण समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कल पे, विच इज लुकिंग एट द पास्ट, गुजरा हुआ वक्त, पास्ट, कि इन 27-28 सालों में एक्चुअली हुआ क्या। जब ये फंड लॉन्च हुआ 1997 में, कुछ इंटरेस्टिंग चीज हुई। वर्ल्ड में पैनिक आ गया था। एक चीज थी जिसको बोलते हैं एशियन क्राइसिस, वो हो गए थे। एशियन क्राइसिस क्या होते हैं? ये बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी, जैसे वियतनाम, थाईलैंड, साउथ कोरिया, फिलीपींस। ये कंट्री में बहुत ग्रोथ हो रही थी, बट सडनली इन कंट्रीज में ग्रोथ कम हो गई, इन कंट्रीज से पैसा निकलना शुरू हो गया। तो ऑब्वियसली इन कंट्रीज की जब स्टॉक मार्केट गिरी, वर्ल्ड वाइड पैनिक हो गया, तो हमारी मार्केट से भी पैसा निकलना थोड़ा बहुत शुरू हो गया। 1997 का वक्त थोड़ा खत्म हुआ, 1998 आया, वाजपेयी गवर्नमेंट आई इन द सेंटर। और जैसे वो गवर्नमेंट आई, उन्होंने कोई टेस्ट किया, एक न्यूक्लियर टेस्ट किया जिसको बोलते हैं पोखरान टेस्ट। जैसे वो हमने टेस्ट किया, जिस तरीके से आज रशिया पे या ईरान पे सैंक्शंस लगे थे,
उसी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज ने, यूरोप ने, यूएस ने हमारे पे सैंक्शंस लगा दिए। बहुत ही एंशियस वक्त था, बहुत ही नर्वस वक्त था, ऐसा लग रहा था कि क्या होगा इन्वेस्टमेंट्स का। 1999 में कारगिल वॉर हो गई। सो ऑब्वियसली एक तरफ पाकिस्तान हमारे साथ वॉर कर रहा है, कारगिल में चैलेंज चल रही है, तो ऑब्वियसली हम सब घबराए हुए थे, हम सब एंशियस थे। 1999 का वक्त खत्म ही हो रहा था, एक नई चीज, एक नई दुविधा आ गई, व्हाट इज कॉल्ड एज Y2K। Y2K, जस्ट फॉर एवरीबडीज इंफॉर्मेशन, ऑल द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जितनी भी कोडिंग हुई थी कंप्यूटर प्रोग्राम्स में, इस तरीके से हुई थी कि दैट ऑल द प्रोग्रामिंग विल बी देयर ओनली टिल द एंड ऑफ सेंचुरी। सबको लग रहा था कि सारे के सारे कंप्यूटर्स बंद पड़ जाएंगे, बिकॉज कोडिंग सिर्फ 2000 तक हुई थी। इमेजिन करो, आज के सोशल मीडिया के जमाने पे अगर ऐसा Y2K आ जाए, आई एम श्योर हम सब लोग बैंक की तरफ भागेंगे, म्यूचुअल फंड की तरफ भागेंगे, अपना पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत डर था, बहुत एंजाइटी थी, बहुत लोग घबराए हुए थे। कुछ भी नहीं हुआ। 2000 का वक्त आया। 2000 में एक डॉट कॉम बबल हुआ यूएस में, जिसको टेक बबल भी बोलते हैं, आईटी बबल भी बोलते हैं, डॉट कॉम बबल भी बोलते हैं। पूरी वर्ल्ड बहुत ज्यादा एंशियस थी, बहुत ज्यादा नर्वस थी। 2001 में सितंबर 11 हुआ। ओके, उसके वजह से पूरी दुनिया ही चेंज हो गई। दुनिया में दोस्त, रिश्तेदार, कंट्रीज जो एक दूसरे के साथ क्लोज थी, सब कुछ, सारी इक्वेशन चेंज हो गई। 2002 में इंडिया में कुछ राइट्स हुए, गुजरात में गोधरा राइट्स। डर का माहौल था, सब लोग एंशियस थे कि देश का हो क्या रहा है, किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करें। 2003 में यूएस ने इराक के ऊपर वॉर कर दी, और वो वॉर के साथ पूरा वर्ल्ड घबराया हुआ था कि अब तेल के दाम को क्या होगा, पूरे कंट्री में, पूरे विश्व में लड़ाई शुरू ना हो जाए, यूएस इराक पे अटैक कर रहा है। बहुत नर्वस और बहुत ही एंशियस मोमेंट था। 2004 में वाजपेयी गवर्नमेंट के 5 साल पूरे हुए। सबको लग रहा था कि ये 5 साल वाजपेयी, that the next 5 years even BJP government will possibly win. Unfortunately, the Vajpayee government or the BJP government lost by just one vote. एक सीट से एक्चुअली हार गई, और मार्केट पैनिक कर गई। सब लोग एंशियस थे, बिकॉज सबको वो पुराना वक्त याद आ गया जब थर्ड फ्रंट हुआ करती थी, वीपी सिंह, IK गुजराल, देवी गौड़ा। सबको लगा पता नहीं अब कौन सी गवर्नमेंट आ जाएगी, बिकॉज नोबडी न्यू, और ऑपोजिशन में भी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग नहीं रहा था। द मार्केट्स वर एक्सट्रीमली एंशियस। 2004 का वक्त कैसे भी खत्म हुआ, 2005 आया। 2006 में महंगाई, इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में बहुत बढ़ गई थी, ऑयल के प्राइसेस भी बहुत बढ़ रहे थे, और इस समय 2004, 5, 6, 7 में फेड, विच इज यूएस की जो सेंट्रल बैंक कहते हैं जिसको फेड, वो अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा था। और वो इस तरीके से बढ़ा रहा था, उसने 17 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। 2003 से लेके 2008 के टाइम पे 17 बार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। सो ऑब्वियसली बहुत एंजाइटी थी उस वक्त। और 2006 में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, बहुत सारा पैसा FIIs का इंडिया में आ रहा था। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि जो पैसा FIIs का वही अलाउड है जो रेगुलेटेड FII है, जो रजिस्टर्ड FIIs हैं उन्हीं का पैसा आ सकता है, जो बाकी अनरजिस्टर्ड FIIs हैं उनका पैसा हमारी कंट्री में नहीं आना चाहिए। तो वो घबरा के बहुत सारा पैसा FIIs का इंडिया से निकलना शुरू हो गया। बहुत ही एंशियस मूवमेंट था कंट्री के लिए। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई। शुरुआत यूएस से हुई, और एक तरीके से पूरी दुनिया में वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस फैल गई। ऐसा लग रहा था कि हम लोग बहुत पिछड़े हुए देश बन जाएंगे, वी विल गो बैक इनटू स्टोन एज। 2008 का बुरा वक्त खत्म ही हो रहा था। 2008 एंड में एक कंट्री में एक स्कैम पता चला जिसको बोलते हैं सत्यम स्कैम। लास्ट 7-8 सालों में इंडिया ने टेक्नोलॉजी में, आउटसोर्सिंग में, आईटी में अच्छा काम किया था। सत्यम टॉप 3-4 कंपनीज में आती थी, और जब पता चला सत्यम जैसी कंपनी में स्कैम हो रहा है तो सब लोग घबरा गए थे कि पता नहीं अब देश का क्या होगा, ऐसे कितने सारे और स्कैम निकल आएंगे। तो मार्केट बहुत एंशियस थी। 2009 में बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, वर्ल्ड रिसेशन में चली गई, इंडिया स्लोडाउन में चली गई। बहुत तरीके से लग रहा था कि इस स्लोडाउन में कैसे निवेश करना चाहिए। 2010 और 11 में यूरोपियन डेट क्राइसिस हुई। बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज ऐसे लग रही थी कि वो डिफॉल्ट हो जाएंगी। कुछ कंट्रीज को तो नाम भी दे दिया गया था पिग्स कंट्री। पोर्तुगल, इटली, ग्रीस और स्पेन कह रहे थे ये कंट्रीज डिफॉल्ट हो जाएंगी।
उस समय यूएस भी डाउनग्रेड हो गया, यूएस की जो रेटिंग थी उसको डाउनग्रेड कर दिया गया। 2013 में यूएस ने एक नया वर्ड लाए, उस वर्ड का नाम था टेपर टैंट्रम। टेपर टैंट्रम का मतलब क्या होता है कि यूएस ने जो पैसा प्रिंट किया था, यूएस कह रहा था कि आई विल स्टॉप प्रिंटिंग मनी, इनफैक्ट मैं उल्टा करूंगा, जो मैंने पैसा प्रिंट किया है उसको मैं रिवर्स करूंगा। तो मार्केट घबरा गई थी कि पैसे के रिवर्सल होगा तो पता नहीं स्टॉक मार्केट का क्या होगा। सब लोग एंग्शियस थे। और उस समय, उस 2-3 सालों में इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े स्कैम्स निकल रहे थे। कोई कह रहा था कोलगेट स्कैम हो रहा है, कोल घोटाला, somebody was talking about 2G स्कैम। और ये जो नंबर स्कैम के आ रहे थे ना, छोटे नहीं थे, 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, बोलने में क्या जाता है, बड़े बड़े अमाउंट्स आ रहे थे। कॉमनवेल्थ स्कैम, तो बहुत बड़े बड़े स्कैम आ रहे थे। इट वॉज वेरी एंशियस मूवमेंट प्रीडोमिनेंटली फॉर द कंट्री। 2014 में थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म आया, optimism that a new government might possibly come in, but it was very short lived. 2016 में और 2015 में रघुराम राजन was the RBI गवर्नर, और रघुराम राजन ने कहा सब बैंकों को कि जितने भी आपके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको दिखाना शुरू कर दो। आप छुपा रहे हो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उनको डिक्लेयर करना शुरू कर दो। अब जब भी अखबार उठाओगे, whenever you pick up the newspaper, all you will hear कि कोई ना कोई बैंक का बड़ा घोटाला या बड़ा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आ रहे हैं। भले जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, मैं कोई बैंक का नाम लेना नहीं चाहूंगा, बट सारे बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में पता चल रहा था। एंड यू वुड ऑलवेज फील कि क्या हो रहा है देश में, सिर्फ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ही हो रहे हैं। हो क्या रहा है, सही में बिजनेस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। 2016 में डीमोनेटाइजेशन हो गई एंड वी ऑलमोस्ट थॉट व्हाट इज हैपनिंग टू द कंट्री, व्हाट इज हैपनिंग टू द इकोनॉमी। डीमोनेटाइजेशन इज हैपेंड, हमारी कंट्री पीछे रह जाएगी। 2017 में और एक नया टैक्स आया जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इक्विटी टिल नाउ वाज टैक्स फ्री, बट अभी मालूम पड़ा कि इक्विटी पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा व्हिच वाज 10% ऑन द कैपिटल गेन्स। सबको लगा इक्विटी मार्केट में क्या रिटर्न बनेंगे जब टैक्स हो जाएगा। A lot of people were anxious and removing money from equity market. उस समय जीएसटी भी obviously एक रिफॉर्म आया था, a very good reform, but unfortunately it was not going smooth at that time, जिसके वजह से स्टेट और सेंटर में काफी टिफ चल रही थी और लग रहा था कि पता नहीं जीएसटी ठीक से अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काफी इश्यूज आ रहे हैं। और इस समय कुछ ग्लोबली बहुत चैलेंजेस आ रहे थे। यूएस और चाइना एक तरीके से ट्रेड वॉर कर रहे थे, एक दूसरे पे सैंक्शंस लगा रहे थे, एंड इट ऑलमोस्ट फेल्ड। चाइना यूएस से फाइट कर रहा है ट्रेड वॉर में, यूएस चाइना से कर रहा है, एंड इट वाज अ वेरी केओटिक सिनेरियो। अगले साल 2018 में इंडिया का लीमन ब्रदर हुआ। लीमन ब्रदर मींस बेसिकली आईएलएफएस क्राइसिस हुई। आईएलएफएस वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल कंपनी। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, पता चला थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देयर इज सम काइंड ऑफ फ्रॉड, प्लस उनके डिफॉल्ट बहुत बड़े हो रहे थे और सबको लग रहा था कि कंट्री की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी अगर यही बंद हो रही है तो देश का क्या होगा। 2019 में एनबीएफसी क्राइसिस हुई, दीवान हाउसिंग फाइनेंस और बहुत सारी एनबीएफसी प्रैक्टिकली बंद हो गई। लगा कि ये सब एनबीएफसी बंद हो जाएगी, देश का क्या होगा। 2020 में लगा सब कुछ दुनिया अब ठीक लगेगी, अनफॉर्चुनेटली कोविड हो गया जिसके वजह से पूरी दुनिया थम सी गई। 2020 थोड़ा खत्म ही हो रहा था। चाइना और इंडिया में जो बहुत सालों से एक डिस्प्यूट चल रही थी, बट वो मामला शांत था। अनफॉर्चुनेटली इट केम आउट एंड बोथ द आर्मीज वर प्रैक्टिकली ऑन द बॉर्डर एंड एवरीबडी वाज एंशियस क्या होगा पूरे देश का। 2021 में एक्चुअली कोविड सही मामले में तो उस समय आया। a lot of our relatives, friends, family members, we saw them losing their lives. We all were extremely anxious कि क्या होगा 2021 में। उस समय चाइना भी स्लो डाउन में चला गया और चाइना के जो टेक स्टॉक्स थे बहुत ज्यादा करेक्ट होने शुरू हो गए। और चाइना की जो सेकंड बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है जिसका नाम है एवरग्रांड, वो प्रैक्टिकली डिफॉल्ट पे आ गई थी और सब लोग कह रहे थे कि अभी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसेशन चाइना के वजह से आएगा। सबको लगा 2022 ये साल ठीक रहेगा। रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड इज एट अ 40-year हाइक और फेड इंक्रीज कर रहा है इंटरेस्ट रेट्स। और ये मामला थोड़ा बहुत कम हो ही रहा था
कि अब एक नया पहलू आ गया कि ताइवान के वजह से बेसिकली यूएस एंड अमेरिका अगेन हैव सम काइंड ऑफ डिफरेंसेस. नाउ यू वुड से कि मैंने आपको ये दुख भरी डरावनी दास्तान क्यों बताई. In spite of all these tragic events which has taken place in the last 27-28 years, HDFC FlexiCap Fund in these 27 years इसका NAV 10 से लेके 1000 पे या 1000 के ऊपर चला गया. अगर किसी ने 1000 रुपए की SIP की होती ना 27 साल पहले, उसका वैल्यू आज 1.1 करोड़ अप्रोक्सीमेटली होता. एंड यस, यू हैव हर्ड इट राइट, 1000 रुपए की SIP आज 1.1 करोड़ अप्रोक्सीमेटली हुआ होता. पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स, बट गुजरा हुआ कल आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता है. दुनिया, द वर्ल्ड वॉज अनसर्टन, इज अनसर्टन एंड विल ऑलवेज बी अनसर्टन. दुनिया में 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं, 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं. कहीं ना कुछ हो ही रहा है. I was reading a very interesting research report. It says that the 90% news which come in newspapers is actually negative. Good news is actually no news. इन 28 सालों में एक्चुअली बहुत कुछ अच्छा हो रहा था हमारी कंट्री में, बहुत कुछ अच्छा हो रहा था विश्व में. अनफॉर्चुनेटली गुड न्यूज इज नेवर न्यूज, ओनली बैड न्यूज इज एक्चुअली न्यूज. अगर आप जर्नलिज्म और न्यूज को समझो तो मैं बताने की कोशिश करता हूं ये जर्नलिज्म और न्यूज चलती किस तरीके से है. इफ यू आर इन जर्नलिज्म, आइडियली आपको 3 चीजें कही जाती हैं. सबसे पहले आपको यूनिक चीजें ढूंढनी है. अगर आप एक नीचे फोटो देखोगे, देयर इज एन एलिफेंट व्हिच लुक्स लाइक अ जिराफ, बिकॉज ट्राइब्स जिराफ की तरह है बट एलिफेंट है. द आइडिया इज, फर्स्ट थिंग इज गेट यूनिक न्यूज. लेट मी टेल यू व्हाट इज यूनिक न्यूज. कि अगर एक कुत्ते ने इंसान को काट लिया, दिस इज नॉट न्यूज. बट एक इंसान ने अगर कुत्ते को काट लिया, दिस इज अ यूनिक न्यूज. सो इन जर्नलिज्म कहा जाता है यूनिक न्यूज लेकर आओ. फिर कहा जाता है कि आपको नेगेटिव न्यूज लेकर आओ, कि पूरे विश्व में, पूरी कंट्री में, आपके राज्य में और जहां पे भी जितनी भी नेगेटिव न्यूज है उसको लेकर आओ, बिकॉज नेगेटिव न्यूज बेचना बहुत आसान होता है. और तीसरी चीज, इफ देयर इज नो नेगेटिव न्यूज, मेक सम इमेजिनरी negative news. If you are watching media for the last 20 years, one thing what you will realize कि that the end of the world story has always been there. 2006 में भी कह रहे थे कि दुनिया खत्म हो जाएगी, 2007 में भी, 2008 में भी, 2012 में this news was so popular of end of the world कि that somebody made a movie actually 2012 which talked about the end of the world. The problem is human beings by nature are very anxious. Unfortunately, the media adds fuel to fire. क्या होता है जब हम इतनी सारी नेगेटिव न्यूज 24 घंटे सुनते हैं, our brain is not designed to absorb so much negative news which is happening across the world, and that's why we are never able to look at the long term picture. A very interesting book, it's called Factfulness. Factfulness ये किताब ये बताती है कि दुनिया एक्चुअली कितनी अच्छी हो रही है, हमारी लाइफ्स कितनी इंप्रूव हो रही हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बट द प्रॉब्लम इज वी ऑलवेज फील कि लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है. जब भी आपको कोई चीज अच्छी बताओ तो लगता है कि कोई आपको बेचने आ रहा है. इफ आई टेल यू दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड इज गुड, इट माइट फील एज इफ आई एम अ सेल्स पर्सन, मैं आपको कुछ बेचना चाहता हूं. बट मैं आपको दुख भरी कहानी बताऊंगा ना, तो आपको लगेगा कि मेरा कोई दोस्त आया है. द पॉइंट इज, देयर इज लॉट ऑफ स्टफ व्हिच इज गुड हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. Unfortunately, good news is never good, is no news actually. अब समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाला कल कैसा लगेगा, which is future. And I just told you a very interesting thought. आने वाले वक्त को समझने के लिए एक्चुअली गुजरा हुआ वक्त समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आने वाला वक्त गुजरे हुए वक्त से कोई भी डिफरेंट नहीं होगा. जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, यू डोंट हैव टू सिट विद द माइक्रोस्कोप, you have to sit with a telescope. इन दोनों में फर्क क्या है? In science, whenever you have to look at the animal cell or a plant cell, we look at something which is called a microscope. एक छोटी सी चीज को बड़ा दिखाता है माइक्रोस्कोप, और टेलीस्कोप क्या होता है? जो दूर की चीज नजदीक दिखाता है. The problem is we get too much caught up
विद द करेंट न्यूज विच इज कॉल्ड एज आज, हम आज की न्यूज को माइक्रोस्कोप की तरह देखते हैं और वो चीज इतनी बड़ी लगती है. When I talk to investors, they are so much worried. Oh, what's happening in Taiwan? What's happening in China? What's happening in Russia, Ukraine? What's happening to inflation? What's happening to oil prices? The point is, ये सारी खबरें कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद मैटर भी नहीं करेंगी. The idea is, जो भी आप अखबार भी पढ़ते हो, जो न्यूज भी पढ़ते हो, they all have an expiry date. In fact, in few days, you will actually forget about them. Human beings have got very short memories, बट उस समय वो चीजें बहुत बड़ी लगती हैं. टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर, आप माइक्रोस्कोप को साइड रखिए, आप टेलीस्कोप पकड़िए. एंड व्हाट इज अ टेलीस्कोप? टेलीस्कोप वो होता है जो आपको दूर की चीजें नजदीक दिखाता है. और एंड द पॉइंट इज कि आने वाले वक्त को देखने के लिए एक टेलीस्कोप पकड़िए. लुक एट द टेलीस्कोप फ्रॉम अ 15, 20, 25 years perspective, and you will realize that in the long term, what will happen? Something very interesting. In the long term, equity market will always be volatile. इक्विटी मार्केट की जर्नी कैसे होती है? इक्विटी मार्केट की जर्नी एक बिजनेसमैन की तरह होती है. देयर इज गुड टाइम, देयर इज बैड टाइम, देयर इज बोरिंग टाइम, देयर इज हॉरिबल टाइम एंड देयर इज अमेजिंग टाइम. दुनिया में आपको ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं मिलेगा जो बोलेगा नहीं कि मेरे बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स नहीं लगा रहता. एक छोटा व्यापारी भी यही बोलता है कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं. एक बड़ा व्यापारी भी, he always says in the business what you have is ups and downs. So in the long term, equity market will give you returns. Market was volatile, market is volatile, and market will always be volatile. दुनिया अनसर्टन थी, दुनिया अनसर्टन है, और दुनिया अनसर्टन हमेशा रहेगी. बट अभी समझाने की कोशिश करता हूं. आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इंसान इतना इंटेलिजेंट है, then why can't it make predictions कि होने क्या वाला है? जैसे काफी लोग पूछते हैं कि 2022 में क्या होने वाला है, इंसान बता क्यों नहीं सकता? And let's try to understand why it's so difficult for a human being to predict what will happen to the market from a short-term perspective. The beauty of weather, in weather you can do short-term forecasting. मैं कुछ दिन पहले रांची में था एंड हमारा सेशन शाम को था. एंड द गुड पार्ट इज कि बारिश हो गई. And I was worried कि अगर शाम के वक्त में इतनी बारिश हो रही है, will we have actually people listening for the session? But there was my colleague who told me that the weather forecast says कि by 6:45 बारिश खत्म हो जाएगी, बारिश बंद हो जाएगी और उसके बाद मौसम ठीक हो जाएगा. The beauty is actually 6:45 बारिश खत्म हो गई and everything was normal and a lot of people actually came for the session. In weather forecasting, short-term forecasts are exceedingly precise. शॉर्ट टर्म फोरकास्ट लाइक आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, अगले हफ्ते तक क्या होने वाला है, वेदर फोरकास्टिंग बहुत प्रिसाइज हो सकती है. बट अ वेदर फोरकास्टर कैन नॉट प्रेडिक्ट एक साल के बाद वेदर क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा, या 5 साल के बाद क्या होगा. सो इन वेदर अ शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग कैन टेक प्लेस, अ लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग कैन नॉट टेक प्लेस. बट इन इन्वेस्टमेंट्स आई कैन फोरकास्ट कि 20 साल बाद या 15 साल बाद रिटर्न्स कैसे बन सकते हैं. आई कैन नॉट प्रेडिक्ट 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद किस तरीके से आइडली मार्केट बिहेव करेगी. बिकॉज पूरी दुनिया इंटरलिंक्ड है. इन द होल वर्ल्ड देयर आर मोर देन ट्रिलियंस ऑफ ट्रेड्स विच हैपन इन एवरी मिनट. मार्केट शॉर्ट टर्म पे चलती है, सेंटिमेंट्स और इमोशंस पे. एंड इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. So it's always said that rather than worrying कि मार्केट में 1 महीने बाद क्या होगा या 1 साल के बाद क्या होगा, आपका प्रेडिक्शन ये होना चाहिए मार्केट में 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल के बाद क्या होगा. बिकॉज दैट्स वेयर यू विल क्रिएट वेल्थ फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव. मैं आपको लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन ही बता सकता हूं. मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा लगा रहेगा, बिकॉज गुजरा हुआ वक्त ये बताता है कि मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव था, तो आने वाले वक्त में भी उतार चढ़ाव रहेगा. मार्केट ने लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दिए हैं. आने वाले 10, 15, 20 सालों में भी आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बहुत बेहतरीन बनेंगे. मार्केट्स, दुनिया अनसर्टन थी लास्ट 20 सालों में, आने वाले वक्तों में भी दुनिया अनसर्टन रहेगी. बट आने वाला वक्त बहुत ज्यादा अनसर्टन होगा. और मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. द आइडिया इज, इफ यू लुक एट द वर्ल्ड,
स्पेशली इफ यू लुक एट इंडिया, पहले सिर्फ एक ही न्यूज चैनल होता था जिसका नाम है दूरदर्शन, और वो भी आपको सिर्फ 20 मिनट की खबरें सुनाता था, और इस तरीके से सुनाता था कि उसमें इमोशंस, ड्रामा और मेलोड्रामा कभी नहीं होता था. टुडे एज वी स्पीक, there are more than 500 news channels across the country, and these news channels are actually competing with each other. Secondly, they are also competing with Netflix, Amazon Prime, Hotstar, because आप न्यूज बंद करके आइडली आप नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देख सकते हो, आप थिएटर में एक मूवी देख सकते हो, इधर यू कैन वॉच द कॉमनवेल्थ गेम्स मैच विच इज हैपनिंग, या आप आईपीएल दे सकते हो, और यू कैन स्पेंड टाइम विद योर फैमिली. बट द न्यूज चैनल डजंट वांट्स यू टू गेट अप. वो चाहते हैं कि आप 24 घंटे न्यूज सुनो. और न्यूज बेचने का एक ही तरीका है, डर बेचना, बिकॉज ह्यूमन बींग्स एक्चुअली आर एडिक्टेड टू फियर. तो वो कोशिश करते हैं, डर का डोज बढ़ाते रहते हैं. एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द वर्ल्ड वाज अनसर्टन, बट इट विल बी मोर अनसर्टन, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली when we listen to all this news and all this information, we will be perpetually anxious. और इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न बनाने के लिए एक्चुअली आपको इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं चाहिए, आपको चाहिए फेथ. फेथ क्या होता है? व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी मींस इन्वेस्टिंग इनटू बिजनेसेस. व्हाट डू आई मीन बाय इन्वेस्टिंग इनटू बिजनेसेस? आपने उन बिजनेस में इन्वेस्ट किया है एंड द म्यूचुअल फंड इज मैनेजिंग द मनी. Businesses in the long term create wealth. So when you are investing into equity, your approach should be like a businessman. आपका टाइम होराइजन बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए या बिजनेस वुमेन की तरह होना चाहिए. यू शुड टॉक इन डेकेड्स, नॉट इन ईयर्स. 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, इस तरीके से बात कीजिए, तभी आपका पैसा बनेगा फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव. आई विल जस्ट एंड विद 2 स्लाइड्स एंड देन वी कैन ओपन द फ्लो फॉर क्वेश्चंस. एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर हैं, लेजेंडरी इन्वेस्टर हैं, उनका नाम है चार्ली मंगर. चार्ली मंगर सेज, टेल मी वेयर आई विल डाई एंड आई विल नॉट गो ओवर देयर. मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैं मरने क्या वाला हूं और मैं वहां पे कभी नहीं जाऊंगा. मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजें बता रहा हूं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट्स को लेके मर सकते हो. सबसे पहली चीज, भेड़ चाल. व्हाट इज भेड़ चाल? हर्ड मेंटालिटी, सोशल प्रूफ, गैंग थ्योरी, बहुत सारे नाम है, बट आपको सिंपल तरीके में बताता हूं इसका मतलब क्या होता है. अगर पहाड़ पे 5 बकरियां हैं और एक जंप कर देती हैं तो कितनी बचेंगी? इफ यू आर आंसरिंग अ मैथ्स क्वेश्चन, आपका आंसर होना चाहिए 4. बट इफ यू आर आंसरिंग अ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, योर आंसर शुड बी 0, बिकॉज एक जंप करेगी तो बाकी 4 भी करती हैं. एंड वी थिंक ये सिर्फ बकरियों के साथ होता है, ये इंसानों के साथ भी होता है. अनफॉर्चुनेटली वी कॉपी अदर्स. हम अपनी गोल बेस्ड प्लानिंग के अलावा एक्चुअली हम दुनिया को कॉपी करते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं. If everybody is buying, even we start buying, and everybody is selling, even we start selling. Second thing is the idea of making money very fast. The story कि आप छोटे से छोटे कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैसे बना दो, बहुत ही टेम्पटिंग आइडिया होता है. कोई अगर आपको व्हाट्सएप कर दे ना कि ये बजिंग स्टॉक है, इस स्टॉक में डाल दो और पैसा डबल हो जाएगा, you will forget everything about mutual funds and long term, because the story of making returns very fast is the most tempting story. You have to be very very humble. Humble का मतलब क्या होता है? Majority of us don't know how to actually buy stocks. स्टॉक खरीदने को इन्वेस्टिंग नहीं कहते, वो तो मेरा 10 साल का बच्चा भी कर सकता है. स्टॉक खरीदने के लिए आपको कंपनी की मैनेजमेंट, बैलेंस शीट, वैल्यूएशन, उनका सेक्टर कैसे कर रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी, व्हाट इज द कैश फ्लो, बहुत सारी रिसर्च के बाद आइडली यू बाय अ स्टॉक. Unfortunately, majority of the investors don't have the time, energy, and knowledge, and that's why they should always use mutual funds to create wealth. Lastly, what is asset allocation? Now, I'm not saying that you should put all your money into equity mutual fund. No, that's not the idea. What is asset allocation? You should talk to your mutual fund distributor. You should talk to your partner. उनसे अपने गोल्स के बारे में डिस्कस कीजिए, अपनी सिचुएशन के बारे में डिस्कस कीजिए, अपनी आमदनी, अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी एंजाइटी के बारे में डिस्कस कीजिए. एंड बेस्ड ऑन योर गोल्स, based on your risk profile, a distributor or a partner will actually do a right asset allocation for yourself. मैं आपको अपनी asset allocation बताता हूं. I have done more than 1200 sessions, but I know that market is volatile and will always be volatile. That's why I never keep 100% of my money in equity market. I keep around 65 to 70% of my money into equity market. I keep around 30% of my money into fixed income, because जब market गिरती है तो मेरी पोर्टफोलियो में वो स्टेबिलिटी देता है.
and 10% of my portfolio is into gold. Sometimes I feel happy about sharing my portfolio, but sometimes I also feel bad. क्यों मैं bad बोलता हूं? Because when I tell you about my asset allocation, people start copying it. आपको copy नहीं करना because you don't know anything about me. आपको मेरी age नहीं पता, आपको मेरी income नहीं पता, आपको मेरी mental situation, husband wife कितना कमा रहे हैं, मेरे पास घर है, मेरे पास rent कितना है या खुद का घर है, आपको कुछ भी नहीं पता मेरे बारे में. So ideally, don't copy anybody's asset allocation. Talk to your mutual fund distributor, talk about your goals, your risk appetite, and design your unique asset allocation. Lastly, investment is not entertainment. इसको entertainment की तरह मत treat कीजिए. Treat investments like how you treat any other asset class. अभी soon दिवाली आने वाली है. In Diwali, we get silver, we get gold, and we also get sometimes real estate papers, और हम उसकी पूजा करते हैं. Till the time we don't start treating mutual funds and SIPs and mutual fund statements like actually wealth, we will never be able to respect it. And I'm not just saying Diwali. आप जिसी भी धर्म को believe करते हो, जिसी भी caste को हो, जिसको भी believe करते हो, worship it and keep it from a long-term perspective. Money, stocks are not entertainment. Mutual fund is not entertainment. It is for long-term wealth creation. It will help you achieve your retirement. It will help you achieve your children's higher education. It will help you have an amazing life in the future. So please don't treat it like entertainment. Treat it like how you treat other asset classes. Lastly, about HDFC Mutual Fund, we are among the top 3 mutual funds in the entire country. In the last 25-30 years, we have done a phenomenal job and we are very happy and we are very proud about it. और हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे हजारों लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स कंट्री के अपना हार्ड अर्न मनी हमारे साथ ट्रस्ट करते हैं. These are the funds which we have, especially in equity and hybrid category predominantly. हमारे पास फ्लेक्सी कैप फंड है, मल्टी कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप फंड्स हैं. हमारे पास गोल्ड फंड भी है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, बैलेंस फंड भी है, हाइब्रिड फंड भी है. If you look at our performance from the last 1 to 3 years perspective, short term performance भी अच्छा कर रही है. और अगर आप HDFC के फंड्स की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखोगे, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी हमारे फंड्स की बहुत अच्छी है. So basically with this I will end the session.